हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरवी साइंस। एसआरवी साइंस की क्विज फटाफट सीरीज में आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 6th क्विज करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 5 क्विजेज लगाए हैं, उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जिस किसी भी बच्चे ने पिछले 5 क्विजेज मिस कर दिए हैं तो वो लिंक में जाएंगे इस वीडियो के खत्म होने के बाद, है ना। पहले ये वाला अटेंड करना है, उसके बाद फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको पिछले 5 क्विजेस के लिंक मिल जाएंगे। आप लोग उन्हें भी ज़रूर देखें। इसलिए कहते हैं क्योंकि जो यहाँ पर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो आपकी एनसीईआरटी की बुक की एक एक लाइन को रीड करके बनाए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्विज, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 101। एट प्राइमरी स्टेज डॉटर सेल इन एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड। मतलब जब एम्ब्रियो अपनी प्राइमरी स्टेज में होता है तो उसकी डॉटर सेल्स क्या कहलाती हैं, यानी कि एम्ब्रियो की सेल्स क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए मोरोला, बी ब्लास्टोमेयर्स, सी ब्लास्टुला, डी ब्लास्टोसील। तो ये कहलाएगी प्राइमरी स्टेज में एम्ब्रियो की सेल ब्लास्टोमियर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 में क्या है यहाँ पर, एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड। ब्लास्टोमियर समझ रहे हैं ना, सेल को कहा जा रहा है। अब 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मोरुला, बी गैस्ट्रुला, सी ब्लास्टुला, डी ब्लास्टोसील। तो इसे कहा जाता है मोरुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। 8 to 16 सेल जब एम्ब्रियो में होंगी तो उसे कहा जाएगा मोरुला। तो क्वेश्चन नंबर 102 के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मोरुला होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 103। मोरुला ट्रांसफॉर्म इनटू अ लार्ज मास ऑफ सेल इज कॉल्ड। मतलब जो मोरुला होती है वो ट्रांसफॉर्म होकर एक लार्ज मास ऑफ सेल बना लेती है, जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्लास्टोसिस्ट, बी ब्लास्टोमेयर, सी ब्लास्टुला या डी ब्लास्टोसील। तो जब मोरुला ट्रांसफॉर्म होकर लार्ज मास ऑफ सेल बना लेती है तो उसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये वर्ड बच्चों बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप इनको लिख कर याद करेंगे, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि सारे नाम एक जैसे हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104। इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच्ड टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड। मतलब जो इनर ग्रुप ऑफ सेल होता है वो ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच होता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ओपोब्लास्ट, बी ब्लास्टोसिस्ट, सी इनर सेल मास या डी ब्लास्टोसील। तो ये कहलाता है इनर सेल मास, ठीक। यहाँ क्वेश्चन में आपको इनर ग्रुप दे करके हिंट दे दिया गया था, ठीक है। तो जो इनर सेल मास होती हैं वो अटैच होती हैं ट्रोफोब्लास्ट के साथ। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। व्हाट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है। ऑप्शन ए अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम, बी अटैचमेंट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट इन द एंडोमेट्रियम, सी अटैचमेंट ऑफ द मोरुला इन द एंडोमेट्रियम, डी अटैचमेंट ऑफ द इनर सेल मास इन द एंडोमेट्रियम। तो इम्प्लांटेशन की जो डेफिनेशन है वो है अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। तो करेक्ट आंसर 105 का होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर 106। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड। मतलब जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है मदर और एम्ब्रियो के बीच में, उसे क्या कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कोरियोन, बी कोरियोनिक वेलाई, सी प्लासेंटा, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो प्लासेंटा होती है वो कैसे एक्ट करती है, एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 107 में, और पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ ABCD। ABCD क्या होंगे। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है और इसमें बताया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। तो यहाँ ए क्या होने वाला है, ए होगा स्पर्मेटोगोनिया। फिर बी क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन।
उसके बाद सेकंड मियोटिक डिवीजन से क्या बनेगा, ये बनेगा स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स जब मैच्योर हो जाएंगे या डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में। तो सी में आ गया आपका क्या, स्पर्मेटिड्स, और डी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा गया है किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, तो वो होते हैं नंबर 23। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 107। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगले क्वेश्चन में फिर से एक डायग्राम है और यहाँ पर फिर से आपको ABCD पूछा गया है। तो ABCD यहाँ पर क्या होंगे, पिछले डायग्राम में आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा गया था और यहाँ पर पूछा गया है oogenesis। तो देखिए शुरुआत हुई है क्रोमोसोम से, तो यहाँ पर सबसे पहले कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं oogonia में। फिर बी क्या है यहाँ पर, ये है फीटल लाइफ, ठीक है, फीटल लाइफ को शो कर रहा है। उसके बाद सी है प्राइमरी oocyte, oogonia के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर डी देखिए क्या होगा, यहाँ पर जब फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई तो यहाँ पर डी जो होगा वो होगा सेकंड पोलर बॉडी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 108 भी आपने सॉल्व किया। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन डायग्राम को बार बार बनाकर देखें। क्योंकि इस टाइप के डायग्राम आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, जिस पैटर्न में हमने पूछा है सेम वैसे ही पैटर्न में। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 109, हॉर्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम प्लासेंटा, मतलब प्लासेंटा से निकलने वाले हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं। ए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यानी कि HCG, दूसरा है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL, सी एस्ट्रोजन, या डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो A, B और C ये तीनों हार्मोन निकलते हैं प्लासेंटा से, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो भी निकलता है, ठीक है, तो उसे भी आप याद रखेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज़ ABCD। यहाँ पर आपको फिर से एक डायग्राम बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 107, 108 में भी आपसे पूछा गया था, इसी टाइप का डायग्रामेटिक क्वेश्चन था, NCERT का डायग्राम था। वो दोनों क्वेश्चन नंबर 107, 108 हमने सॉल्व किया आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 110 को आप लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग बताएंगे ABCD क्या है और कहाँ बताएंगे, आप बताएंगे इसे हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111, द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट contain cells which have the property to give rise to all the tissue and organs called। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ठीक है, NCERT की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो जो इनर सेल मास जो कि एक नए ऑर्गन को डेवलप कर सकता है उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए एक्टोडर्म, बी एंडोडर्म, सी स्टेम सेल, डी मीजोडर्म। तो ध्यान दीजिए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म इन सभी से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, पर यहाँ पर स्पेशली पूछा गया है सेल मास की बात हो रही है, तो वो आंसर में होगा आपका स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नए ऑर्गन्स और नए टिश्यूज बना सकती है, ठीक। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 112 करते हैं। यहाँ पर देखिए, रिगार्डिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हाउ मैनी करेक्ट मैचेस आर गिवन इन द लिस्ट, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के हिसाब से कौन से करेक्ट मैचेस आपको दिखाए जा रहे हैं या कितने करेक्ट मैचेस हैं आपको बताना है। पहला है फर्स्ट मंथ में क्या होता है, हार्ट बनता है, ये बात करेक्ट है। दूसरा, सेकंड मंथ में ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, नहीं ये नहीं होता। थर्ड है थर्ड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स, तो ये भी इनकरेक्ट है। अब फोर्थ है फिफ्थ मंथ में हेयर ऑन हेड, मतलब सिर में बाल आते हैं बच्चे के, तो ये ठीक है। फिर सिक्स्थ मंथ में क्या होता है, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, तो ये भी करेक्ट है। पर आपको क्या पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है कि कितने करेक्ट हैं, तो करेक्ट हैं 3, और ये जो दो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर इनकरेक्ट हुए हैं, बस आपको ऐसा करना है, ठीक है, सेकंड में थर्ड और थर्ड में सेकंड को कर देना है, तो सारे करेक्ट हो जाएंगे। पर क्वेश्चन नंबर 112 के लिए आंसर जो होगा वो होगा सी
ठीक है बच्चों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को आप अच्छे से याद करेंगे। आपको केवल 5 महीनों का दिया गया है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 5 महीनों का आप लाइन से याद रख लीजिएगा। हार्ट बीट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि पहले महीने में बच्चे की जो पहचान होती है वो हार्ट बीट सुनकर ही स्टेथोस्कोप से लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 113, एवरेज गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन में एवरेज गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? ऑप्शन ए 8 मंथ का, बी 9 मंथ का, सी 10 मंथ का, डी 11 मंथ का। तो ये चीज़ आप बचपन से जान रहे हैं कि एक मदर के पेट में बच्चा कितने दिनों तक पलता है, तो वो पलता है 9 महीने तक, ठीक। तो इसे ही हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछ लिया गया है पार्चुरेशन सिग्नल्स ओरिजिनेट फ्रॉम, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो जो पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी है ना, सिंपल भाषा में हम क्या बोलेंगे? डिलीवरी। तो डिलीवरी के सिग्नल कैसे पहुंचते हैं या जनरेट होते हैं? ए फुली डेवलप्ड फीटस से, बी प्लेसेंटा से, सी पिट्यूटरी ग्लैंड से, डी ए एंड बी बोथ से। तो जो पार्चुरेशन या डिलीवरी के लिए तैयार हैं बच्चा, ये सिग्नल कैसे पहुंचता है? दोनों से पहुंचता है, फुली डेवलप्ड फीटस से भी और प्लेसेंटा से भी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब जो यूट्राइन यानी कि यूट्रस की जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं डिलीवरी के टाइम में, वो कौन करता है? ऑप्शन ए रिलैक्सिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी प्रोलैक्टिन, डी ए एंड बी बोथ। तो कॉन्ट्रैक्शन का काम कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। कहाँ वर्क करेगा? स्मूथ मसल सेल में। और स्मूथ मसल सेल कहाँ पर होती हैं? जल्दी से बताइए, क्या आपको याद है? पिछले क्विज़ेस में हमने ये क्वेश्चन लगाया है। यदि आप लोगों ने तरीके से क्वेश्चन लगाए हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि स्मूथ मसल सेल कहाँ होती है फीमेल यूट्रस में, ठीक। हम नहीं बताएंगे, यदि आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो ज़रूर देखें। अब क्वेश्चन नंबर 116, कोलोस्ट्रम क्या है? ठीक है, कोलोस्ट्रम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। अ मिल्क विदाउट एंटीबॉडी, नो। बी मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नो। सी है मिल्क इजेक्शन जस्ट आफ्टर डिलीवरी, ये वाली बात करेक्ट है। मतलब जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है फीमेल ब्रेस्ट में कुछ 2-4 दिन के लिए, उसे कहा जाता है कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन सी। हमने अभी आपके लिए 4th ऑप्शन पढ़ा ही नहीं, पर करेक्ट आंसर आपको 3rd होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 117, एंटीबॉडी दैट प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क, ये भी आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो मदर मिल्क में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? ए IgA, बी IgE, सी IgM, डी IgG। तो IgA होती है मदर मिल्क में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रख लेंगे। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में ये 2-3 बार पूछी जा चुकी है अलग अलग तरीक़ों से। अब क्वेश्चन नंबर 118, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज़ डेवलप्ड बाय। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स या बच्चे की डिलीवरी का समय कैसे पता चलता है? तो ए डेवलप्ड एम्ब्रियो से, बी प्लेसेंटा से, सी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से, डी ए एंड बी बोथ से। तो बच्चे की डिलीवरी का समय या मदर की बॉडी को कैसे पता चलता है कि बच्चे को बाहर निकालने का समय आ गया है? तो वो डेवलप्ड एम्ब्रियो और प्लेसेंटा, ये दोनों मैसेज पहुंचाते हैं कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक। चलिए, और फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन वगैरह निकालती है, रिलैक्सिन वगैरह निकालती है और बच्चे की डिलीवरी की प्रोसेस आगे बढ़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 119, वाट विल बी एब्सेंट इन कोलोस्ट्रम, मतलब जो मदर मिल्क होता है शुरुआती 3-4 दिन का, उसमें क्या एब्सेंट होता है? ए कैल्शियम, बी लैक्टोज, सी फैट या डी IgE। तो आप लोगों को पता है कि IgE की जगह में क्या प्रेजेंट होता है? IgA। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया है कि एब्सेंट क्या होता है ना, तो IgE एब्सेंट होता है, उसकी जगह में IgA होता है।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 119 के बाद क्वेश्चन नंबर 120 जो कि हमारे आज के क्विज का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमने जो 6 क्विजेस लगाए हैं जिसमें 120 क्वेश्चन हुए हैं, इसमें हमने हमारे थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। थर्ड चैप्टर कौन सा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है 120 क्वेश्चन में। आप लोगों को रिवाइज करना है इसको, बार बार वीडियो को बार बार देखना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 120 करते हैं। क्या है? ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन रिलीज्ड फ्रॉम, मतलब ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज होते हैं? ऑप्शन ए पिट्यूटरी और ओवरी, बी है ओवरी एंड पिट्यूटरी, सी है ओवरी एंड ओवरी, डी है पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी। तो जो ऑक्सीटोसिन होता है वो कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी से। ठीक है, कौन सी? एंटीरियर नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और जो प्रोलैक्टिन है वो भी पिट्यूटरी से निकलता है, कौन सी? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और प्रोलैक्टिन इंटीरियर पिट्यूटरी से। तो दोनों को याद रखेंगे और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी, ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 120। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हुआ और हमारा क्विज भी कंप्लीट हुआ। अब क्विज ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमें क्या करें? यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें और वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के क्विज़ेस के साथ और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।